रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से प्लीज एक बार बताना सर। स्टार्ट हो गया ना सुभजीत, शालिनी? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली सर इनकम टैक्स क्लास है ना। इनकम टैक्स क्लास में हम लोग अभी पीजीबीपी कर रहे हैं सर। मतलब देयर आर मेनली 5 हेड्स ऑफ इनकम, यू ऑल नो दैट। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में से हम लोग अभी पीजीबीपी हेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर। So PGBP head in the sense profits and gains in business and professions। हाँ सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को बहुत ही डिटेल्स में बताते हैं कि भाई आप कहीं से भी इनकम करो, हम आपसे टैक्स तो लेंगे, बट हाँ विद देयर आर सम कंडीशंस। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी इनकम पे टैक्स ले लेगा। बट तब उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक चीज जरूर करता है सर, वो है होता है आपका कि वो डिसाइड ये करवाता है कि पहले ये तो सोच ले कि भाई सोर्स क्या है, आप कहाँ से इनकम किए हो, है ना सर। तो अगर वो सोर्स पता करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि अलग अलग नाम से मेंशन किया कि भाई ये सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी है। तो किसी इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशंस बता दिया। बेसिकली जो जॉब करके कमाते हैं उसे हम लोग कहाँ ले लेंगे सर? जो जॉब करके कमाता होगा वो पीजीबीबी में, सॉरी, सैलरी में जाएगा। जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटिंग इनकम करता है, रेंट देके इनकम करते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग उसको। सर जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है ना, रिसेंटली जिन लोगों ने कंप्लीट किया कैपिटल गेन चैप्टर उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो नहीं किया वो बाद में कैपिटल गेन कर लेना। एंड देयर इज अनदर टाइप दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसका कोई ठिकाना नहीं उसको अदर सोर्स में, बट ज्यादातर केस में डिविडेंड इनकम है सर। इस तरह के इनकम सोर्स को अदर सोर्स में देखा जाता है। एंड करेंटली हम लोग जिस पर्टिकुलर डिटेल्स में बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड उसका नाम है सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, या फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इस नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। अब सर सवाल ये उठता है कि सर ये पीजीबीपी या प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसमें मैं आपको लास्ट वीक इसका डिटेल्स डिस्कशंस मैंने कर दिया था कि सर क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर हमें, और इसका प्रोफार्मा को भी मैंने डिस्कशंस करके रखा था। आई होप आप लोगों को याद है, और अगर याद नहीं है तो बस इतना उम्मीद रखूंगा कि आप लोग जरूर अच्छे से एक बार याद कर लोगे या रिविजन्स कर लोगे। मस्ट वॉच सर। हाँ, अगर बाई चांस नहीं हुआ है, मतलब रिविजन्स नहीं हुआ या अटेंड नहीं हुआ था, तो जरूर कर लीजिएगा सर, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी चैप्टर एंड ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो तो फिर मैटर को आगे बढ़ाते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एक बार। आज मैं थोड़ा हल्का बताऊंगा सर, थोड़ा सा खांसी है। आई होप दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा हल्का हल्का बात करेंगे। ओके सर, तो स्क्रीन शेयर है क्या? प्लीज एक बार इतना मुझे कंफर्म कर देना। यस सर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा सर, हेड्स ऑफ इनकम में मैं आपको पहले भी बताया, तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो 5 हेड को बनाया है उसमें से हम लोग कौन सा हेड में बात कर रहे हैं सर? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक डिटेल्स डिस्कशंस करना पड़ेगा, तब जाके आप पीजीपीबी में अपना एक्सपर्टीज बना पाओगे सर। सर आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज क्वेश्चन करूंगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपके साथ ना फॉर्मेट डिस्कस किया था। फॉर्मेट मतलब प्रोफार्मा। प्रोफार्मा में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि किस तरह से पीजीबीपी कैलकुलेशंस किया जाता है, ये मैंने लास्ट वीक बता दिया था। आज मैं और आपको बेसिक्स में बात नहीं करूंगा, पीजीबीपी का बेसिक्स में बात मुझे नहीं करना है, थोड़ा धीरे धीरे एडवांस लेवल में मुझे मूव ऑन करना है। तो एक काम करते हैं सर, अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने कवर कर चुका, ठीक है, आई होप कि उन्हें समझ में इतना तो आ गया कि सर पीजीबीपी में करना क्या पड़ेगा। बट मैंने डिटेल्स डिस्कशंस करना अभी भी चालू नहीं किया, मतलब जैसे कि अभी सर एक एक पॉइंट पे डिस्कशंस होगा, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आज ना आपके साथ मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि भाई पीजीबीपी के अंदर हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, ठीक है। मतलब पीजीबीपी से फॉर एग्जांपल अब ये सवाल मैं किस तरह से करना चाहता हूँ,
सपोज आप एक ऑब्वियसली आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपके पास क्लाइंट आएंगे, है ना सर। तो जब क्लाइंट आके उसका इनकम को लेके आपके सामने आएगा और बोलेगा कि भाई मेरा ये इनकम है, आप मुझे बता दो कि भाई मुझे कितना टैक्स भरना है सरकार के घर में, ठीक है। तो वो अपना बिजनेस का डिटेल्स लेके जब आपके पास पहुंचेगा ना, जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस का डिटेल्स लेके अपने एक्सपर्ट्स के पास पहुंचेगा, ठीक है, लाइक नॉर्मली सीए कर सकता है, ठीक है, ऑडिट के लिए तो सीए के पास ही जाना पड़ता है सर। तो एज एन एक्सपर्ट, ठीक है, एज एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स, आप किस तरह से अपने क्लाइंट को हेल्प करोगे, ठीक है, कि भाई तुम्हारा क्या इनकम है। और स्पेशली बिजनेस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा इनकम को अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर इनकम का अलग अलग सोर्स होता है सर, है ना। There may be salary income, there may be house property income, there may be capital gain income, there may be other source income, but our current focus area is पीजीपीपी। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन करते करते कई बार हमें पीजीपीपी के अंदर कुछ हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस आ जाए, जैसे कि हम लोग जो लोग रिसेंटली कैपिटल गेन किया, उनको पता होगा कि कैपिटल गेन करते करते हमें कई बार दूसरा सेक्शंस को भी देखना पड़ा, लाइक कभी हाउस प्रॉपर्टी आ गया तो कभी पीजीपीपी आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि पीजीपीपी करते करते आपको मे भी दूसरा किसी हेड्स का कॉन्सेप्ट के साथ डील करना पड़े, बट दैट्स अ मतलब सब्सिडरी पार्ट, ठीक है। द मेन पार्ट इज हमें फोकस पूरा करना है पीजीपीपी में, ठीक है। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो लास्ट दिन मैंने आपको प्रोफार्मा समझाया था, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था सर बिजनेस क्या है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के तहत बिजनेस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, रटाया था, है ना। फिर मैं आपको प्रोफेशंस क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 उसके बारे में बोला। उसके बाद मैंने आपको प्रोफेशन के साथ वोकेशन का क्या फर्क है वो भी बताया था। 44A बी के तहत जो डिडक्शंस दिया जाता है, सॉरी गलत बोला मैंने, टैक्स ऑडिट जो होता है, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन आपको टर्नओवर के ऊपर ऑडिट करना पड़ता है, नॉर्मली 1 करोड़। बट हाँ, देयर मे बी अनदर मतलब एडिशनल प्रोविजंस उसके साथ है, आगे आगे मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो, मतलब अगर आप कोई स्पेशल स्किल के थ्रू से प्रोफेशन संभालते हो, तो आपके केस में 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट होता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। सर ये बेसिक बात था, एकदम बेसिक लेवल डिस्कशन था। बट अब आ जाते हैं सर द मेन पार्ट, सॉरी द मेन पार्ट क्या है, जिसमें आपको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ता है। जैसे मानो कि एक बिजनेसमैन अपने चार्टर्ड से, अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से, तो जो कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा है, ठीक है, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट नॉर्मल वे में किसी ना किसी कंपनी में वो अकाउंट्स का काम करते हैं, या फिर बंदा अपने आप भी एक सॉफ्टवेयर को यूज करके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। अब आप अपना अकाउंट्स मेंटेन करके क्या करते हो सर, नॉर्मली अकाउंट्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करें, चाहे आप एक कंपनी अकाउंट्स बनाएं, इसका एक ही पर्पस होता है सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इज, कौन बताएगा सर अकाउंट्स बनाने का मेन पर्पस क्या है। हाँ सर, एनीवन प्लीज टेल मी, अकाउंट्स बिल्ड करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है। हिसाब रखना ये सब मत 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 बताना, मतलब आपको आपका डेस्टिनेशन क्या है। মানে বিজনেসের ফাইনান্সিয়াল পারফরমেন্স কিরকম চেক করা। यस सर, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट প্রফিট पार्ट, প্রফিট বা লস प्रॉफिट। কি হচ্ছে দেখা। ऑब्वियसली, थैंक यू। तो एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए बिजनेस वुमन, एज ए बिजनेस मैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट। अब सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट। क्यों बोलो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपके प्रॉफिट से ही आपको चार्ज करेगा ना सर। आप जो प्रॉफिट करोगे वहीं से गवर्नमेंट कमाएगा। गवर्नमेंट का कहना मतलब सिंपल है कि भाई आप कमा रहे हो तो हमें भी दो, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना बजट भरना पड़ता है। और गवर्नमेंट अपने बजट को भरने के लिए, बिकॉज यही गवर्नमेंट का अल्टीमेट टारगेट एरिया है, गवर्नमेंट को किसी का लॉस प्रॉफिट ये सब में फर्क नहीं पड़ता, उनका मेन बात है कि भाई हमें कितना टैक्स से इनकम होगा, मेरा रेवेन्यू कितना आएगा। रूपी गोज टू
सरकार को खर्चा करना है, रुपी कम्स फ्रॉम, तो उसमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से अभी तो 15% आता है, और गवर्नमेंट का अभी कोशिश और भी जारी है कि भाई और इनकम आए। मैं गवर्नमेंट बजट से आपको पहले भी बताता रहता हूँ सर नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि ये एक आपका आइडिया क्लियर करता है कि भाई आखिर करना क्या है, ठीक है, आखिर करना क्या है। तो बात यह है सर कि जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस को मेंटेन करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं ना, तो वो अपना प्रॉफिट बना के जाता है, और उस प्रॉफिट में अगर कुछ गड़बड़ है एज पर इनकम टैक्स, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर उस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ता है। सर कैसे समझेंगे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? प्रोफार्मा तो आप बताया था, बट प्रोफार्मा से बात तो समझ में नहीं आया पूरा। अब जो पूरा बात लास्ट दिन समझ में नहीं आया था, उस पूरा मतलब जो आधा हुआ था सर, ठीक है, तो वो आधा को पूरा करते हैं आज, ठीक है। तो चलो, ये बड़ा लंबा डेफिनेशन ये था सर, बड़ा लंबा फॉर्मेट था। कोशिश मैंने किया था कि मैक्सिमम पॉइंट बताए, बट हो सकता है देयर मे बी सम प्रोविजंस जो यहाँ पर मिसिंग है, बट आगे क्वेश्चंस करते करते वो भी बात हो जाएगा। बट इम्पोर्टेंट जितना सारा एरिया है, ठीक है, मैंने सारा एरिया को यहाँ पर कवर करने का कोशिश किया था सर। ओके सर, अब एक काम करें सर, ये जो भी हम लोगों ने प्रोफार्मा लास्ट दिन पढ़ा था, उसको अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन होना जरूरी है। चले सर, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सर? मुझे इतना थोड़ा बताइएगा। विश्वजीत, रुझान, बोलो सर, सभी को समझ में आ रहा है? सोनी? यस सर। ओके सर, देखो क्वेश्चन 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 क्या है, मतलब मानो कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है शिवम, ठीक है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचीन, ठीक है, एक रिटेलर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बंदा रिटेलर है कि मैन्युफैक्चरर है, ये भी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, क्यों जानते हो? मतलब ये ना अंधाधुन खेलने का जगह नहीं है। आपको ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब बहुत सेंसिटिव वे में चलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका सेंस भटका ना, आपका जवाब गलत हो जाएगा। सर क्या बात करते हो? सर रिटेल की जगह अगर मैन्युफैक्चरर होता तो क्या जवाब बदल जाता? हाँ सर, जवाब बदल सकता है, मे बी। कैसे? आगे आगे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो एक रिटेलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मे बी एक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको डिटेल्स प्रोविजंस बताऊंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस करा के बताना चाहूंगा कि एक बिजनेस का स्टैंडर्ड का, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करवाया जाता है, ठीक है, मतलब आप रियल लाइफ में कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ऐसे ही आपके सामने एक रिटेलर आया है, रिटेलर के नाम शिवम है, जो कोचीन में है सर, कोचीन मतलब केरला, ठीक है, Kerala, the one of the big city, Kochi, gives the following trading and PL account for the year 31st March 2023, ठीक है। वो अपना पीएल डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, आपके सामने रखा कि चलो पीएल प्रस्तुत है और मैं अपना पीएल तुम्हारे सामने रखता हूँ, रख दिया। अब उसने अपना पीएल में देखो क्या क्या बता के रखा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, वेरी गुड। अब ये जो पीएल उसने आपके सामने रखा, आप इस पीएल को थोड़ा सा गौर करें। सर ओपनिंग स्टॉक है 90,000 का, परचेज है कितने का सर? 1,10,04,000। हाँ सर, ऐसा ही हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है सर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? यहाँ से आया सर, सेल्स 1,12,11,500, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है 1,86,100, ठीक है सर। ये बेसिक अकाउंट्स है। अब मैं आपको अकाउंट्स के बारे में क्या बताऊं सर, आप लोग सारे के सारे अकाउंट बहुत करके आए हैं सर, और करते जा रहे हो, ठीक है, तो मैं अकाउंट्स में ज्यादा आपको ज्ञान नहीं बांटूंगा। तो इतना तो समझ में आ ही गया कि भाई प्रॉफिट कितना आया है सर, 3,03,600, ठीक है, ये हमारा जीपी आया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जितना मेरा जीपी है सर, अब इस जीपी के अंदर जीपी के बाद हमें क्या करना पड़ता है? नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल में जीपी ट्रांसफर होके ट्रेडिंग में आ जाता है, जो आपको पता है सर, सॉरी ट्रेडिंग से पीएल में आ गया, तो एक साथ बना हुआ है सर। अब यहाँ से जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और
जो भी मेरा रिसेंट अर्निंग है, ठीक है, वो सब अर्निंग दिया, और एक्सपेंसेस को इधर जैसे सैलरी एक्सपेंस, रेंट रेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर सेल करके शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है सर, ठीक है, शेयर सेल करके शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है, तो ये सारा डेटा आपको गिवन करके रखा। ओके सर, ये सारा डेटा आपको दे के रखा। अच्छा, और भी कुछ दिया है क्या? जनरल एक्सपेंसेस कुछ दिया सर, कुछ अदर एक्सपेंसेस 7060 का दिया। डिप्रिसिएशन को ध्यान रखिएगा, 1,05,000 का डिप्रिसिएशन भी आपने चार्ज किया। ये सब एज पर अकाउंट्स हुआ है सर, सब कुछ यहाँ से हमारा इनकम एरिया है और ये हमारा एक्सपेंस एरिया है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुआ है? Yes, sir। सर मेरा आवाज तो आ रहा है ना आप लोगों को? सबको मेरा आवाज आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रहा है मेरे साउंड पे? बोलो सर, साउंड क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। यस ओके सर। जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन एक से देखो। तो सारे के सारे हिसाब किताब करने के बाद मेरे प्रॉफिट दिख रहा है सर 50,000। बहुत बढ़िया, है ना सर। अब इस प्रॉफिट को लेके हमें चलना पड़ेगा। अब इसी प्रॉफिट से ही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें टैक्स के लिए बोलेगा। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में गिवन है सर, देखो क्या गिवन है। आज फास्ट बताने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ज्यादा फास्ट बोलने से ना खांसी आ जा रहा है, खांसते खांसते फिर आप लोग पागल हो जाओगे, मैं खांसना चालू करूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा स्लो बता रहा हूँ। It was found that some stocks were omitted to be included in both the opening and closing stock, and values of which were opening stock 9,000 का है, closing stock 18,000 का है, ठीक है। अब देखो सर, मतलब जब हम लोगों ने ये पीएल बैलेंस शीट, सॉरी पीएल एंड ट्रेडिंग बनाया, तो इसमें बताया जा रहा है सर कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गड़बड़ है सर, ठीक है। क्या गड़बड़ है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 9,000 का अमाउंट जो है, और क्लोजिंग स्टॉक जो 18,000 का है, क्या बता रहा है? इट इज फाउंड दैट some stocks were omitted to be included in both opening and closing stock, the values of which are, मतलब omitted है सर, मतलब अंडर वैल्यूड बता रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं किया गया, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक का डेटा है और जो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है वो ओमिटेड है सर, ठीक है। लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक का डेटा है और यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है, ये कहीं ना कहीं इसमें जितना अमाउंट बोला है उतना अमाउंट में ओमिट है। और क्या सर, साथ में हमें ये भी बताया कि सैलरी इंक्लूड सैलरी में क्या बताया सर, देखो सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, अपने भाई को सैलरी दिया। तो भाई को सैलरी थोड़ा सा अनरीजनेबल बता रहा है यहाँ, मुझे सैलरी दिया विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, ऐसे तो ब्रदर रिलेशन में होता है, ब्रदर को सैलरी दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2,000 एक्स्ट्रा बता रहा है, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा सैलरी मतलब 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा, और 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा का मतलब क्या है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। जितना खर्चा ज्यादा शो करोगे उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा ना सर। थोड़ा लॉजिक को समझिएगा सर, बिजनेस का मैटर है, ठीक है। इसलिए मैं हम लोग आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ सर, ऑलवेज अपना बिजनेस माइंड को डेवलप करिए, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितना प्रिंटिंग स्टेशनरी ने बिजनेस में खर्चा किया वो वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ द वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। प्रिंटिंग स्टेशनरी का, हाँ बोलो सर। हेलो, किसी का आवाज आया? बोलो।
एनी क्वेश्चन सर? मैं म्यूट किया था, मे भी कुछ क्वेश्चन था। अच्छा देखो नेक्स्ट, इसमें और भी कुछ बताया। डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द पीएल, जो पीएल में डिप्रिसिएशन शो किया गया 1,05,000 was based on the following information। इसमें बोला जा रहा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब डिप्रिसिएशन किस पे लगता है? ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अब फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन का एक पूरा लंबा लिस्ट है इन बीपी, जो बहुत वाइटल है सर। मैं आपको आज डिप्रिसिएशन का भी क्वेश्चंस कराने का इच्छा रखता हूँ। देखते हैं सर कितना मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। बताने जाता हूँ तो फिर गला पकड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसमें जो WDV वैल्यू दिया है, आप लोगों को डिप्रिसिएशन सबको पता है। WDV वैल्यू मतलब रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, जो हिसाब किताब करके 4,20,000 का आपको बैलेंस दिख रहा है। एक नया प्लांट एंड मशीनरी सेम ब्लॉक का, मतलब सिमिलर मशीन का, इसमें ना एक्चुअली ब्लॉक ऑफ एसेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा सर। लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आता हूँ सर। ठीक है, कि डिप्रिसिएशन में ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता है। बट इतना जानो कि जो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक का एसेट्स डिप्रिशिएट हुआ है, उसी सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स एक फिर से लिया गया। न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक डिप्रिसिएशन वाज बॉट ऑन 1/7/2022, 1 जुलाई 2022 को खरीदा गया है 70,000 में। एंड 2 ओल्ड प्लांट्स, पुराना 2 प्लांट था जिसको सेल किया गया 1 अक्टूबर 2022 में फॉर 50,000। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन जो बोला, ये इंफॉर्मेशन बोला डिप्रिसिएशन एंड एसेट क्यों। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को देखना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको किस तरह से देखते हैं। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया सर, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी 3,400 पेड ऑन 7th of April 2023। ठीक है सर, रेंट रेट्स का एक इंफॉर्मेशन आपको पीएल में नजर आएगा सर। ये देखो दिस अमाउंट रेंट रेट्स 36,000 का जो दिख रहा है ना, बोल रहा है कि सर इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी 3,400 जो 7 अप्रैल को दिया है 2023 का। अच्छा, अदर जनरल एक्सपेंसेस में 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटी में आपने 2,000 का पेमेंट करके रखा, लेकिन जिसको आप एक जनरल एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो सर। अब आगे बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, आपको कंप्यूट करना है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब आपके मन में चल रहा होगा सर प्रिजम्पटिव क्या है। सर इतना जान लो, जो कोई बंदा अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, मैं आपको प्रिजम्पटिव का डिटेल्स सेक्शंस बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब प्रोविजंस बता दूंगा, बट आज तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना, अकाउंट्स मेंटेन करने से आपको प्रिजम्पटिव में आने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। जिनको अकाउंट्स मेंटेन करने का झमेला में नहीं आना है, लेकिन इनकम टैक्सेबल होता है, ऑडिट भी करना पड़ता है, वो सरकार के घर में एक लमसम अमाउंट पे करता है। ठीक है, तो जो नॉर्मली टर्नओवर के ऊपर होता है, अगर sorry, अगर ऐसा है कि अगर मानो ऐसा है कि अकाउंट मतलब सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, तो 6% चार्ज होता है टर्नओवर पे। और अगर मानो कि वो कैश ट्रांजैक्शन भी कर रहा है काफी ज्यादा, तो इन दैट केस 8% टोटल अमाउंट। ये एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है जो सरकार के घर में जो अकाउंट्स मेंटेन नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स केस में नॉर्मली करते हैं सर। कौन करते हैं सर ज्यादातर केस में? सर जो नॉर्मली
स्मॉल लेवल बिजनेसमैन है, ठीक है, या मीडियम टाइप बिजनेसमैन है, उनके लिए प्रिजर्वेटिव स्कीम नॉर्मली एप्लीकेबल हो सकता है। सर बाकी लोग, सर एज पर रेट चार्ट जो स्लैब है ना सर, स्लैब में आ जाएगा। स्लैब आप लोग जानते हो ना सर, वही आपको 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख सिमिलर स्लैब में आ जाएगा। लेकिन अगर वो लमसम में देना चाहेगा तो उस केस में प्रिजर्वेटिव स्कीम आता है। मैं आपको आगे आगे प्रिजर्वेटिव स्कीम समझा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, ठीक है। सर और कुछ बोला है क्या? सर और कुछ ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा, और एक बात यहाँ पर लिखा है सर, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस आपको करना है। एंड आपको ये भी एज्यूम करना है, जो बंदा है मिस्टर शिवम, he has not opted for the provisions of section 115 BSc। मतलब 115 BSc एक स्पेशल डिस्काउंटिंग रेट का स्लैब है, ठीक है। नॉर्मल जो जनरल रेट ऑफ टैक्स है ना, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है सर 115 BSc। सर वो ऑप्ट नहीं कर रहा, मैं 115 BSc आपको करवाऊंगा सर, वेट कर जाओ। टोटल इनकम के क्वेश्चंस में 115 BSc करने के लिए क्वेश्चंस बोल देता है कि भाई ऑप्टेड फॉर 115 BSc। तो तब आपको मैं बताऊंगा 115 BSc ऑप्ट करने से क्या फायदा है। 3 आवर करेंट क्वेश्चन 115 BSc ऑप्ट नहीं किया है, तो जब नहीं किया तो सोचने की जरूरत नहीं है। Assume that the whole of the amount of turnover received by account by check or use of electronic clearing system through bank account during the previous year। मतलब सारा का सारा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन और ECS के थ्रू से हुआ है, कैश ट्रांजैक्शंस एज सच नहीं है। बोलो सर, ये रहा क्वेश्चन। मिस्टर शिवम नाम का क्लाइंट आपके पास आया और अपना ये सब इंफॉर्मेशन लेके आया। अब आपको बोल रहे हैं कि भाई आप इसका बिजनेस इनकम कैलकुलेट करके बताओ, सरकार के घर में कितना टैक्स पे करेगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ सर, केस क्लियर है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आंसर तो अभी करेंगे। जी सर, बोलो सर। हेलो सर, कनेक्टेड हो आप लोग? थोड़ा हाँ ना बोलिएगा सर, सुन रहे हो तो हाँ ना बोलिएगा। यस सर। थोड़ा यस नो से, अगर आप लोग यस नो बोलते हो ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये भी समझ में आता है कि भाई आप लोग सुन रहे हो समझ रहे हो। अदरवाइज हवा को तो नहीं बोल रहा हूँ अभी करेंटली। ठीक है सर, चलो। तो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उपाय ढूंढते हैं। हाँ, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही जो सिस्टम अभी प्रो फॉर्मा काम आएगा सर, याद है ना? लास्ट दिन हम लोगों ने जो प्रो फॉर्मा किया था, उस प्रो फॉर्मा को करने के टाइम पे हम लोगों ने जिस तरह का कॉन्सेप्ट को बेसिकली बेसिकली जो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बिल्ड किया था, उसी कॉन्सेप्ट को फिर से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वही जो अलाउड है उसको टच नहीं करेंगे, और जो अलाउड नहीं है उसको एडलेस करेंगे। हाँ, जो अलाउड है उसे टच नहीं करना है। मतलब जो पीएल में सही सही तरह का काम किया है उसको लेके हमारा दिमाग खराब नहीं करना है। दिमाग खराब अगर करना है तो उसी पॉइंट पे दिमाग खराब करेंगे जिस पॉइंट को अकाउंट्स में प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। मिस्टर शिवम ने जो गड़बड़ किया है, जो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही नहीं है, ठीक है, जिसका प्रोफार्मा मैंने आपको लिखा के रखा कि भाई ऐड किसको करना है और लेस किसको करना है। मतलब आपको मैं बोला था ना कि ये लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ऐड लेस का खेल है, लेकिन समझ के करना है, ठीक है। अपने मर्जी से ऐड लेस थोड़ी ना कर देंगे सर। चलो ऐड लेस कर लेते हैं, रटो भी मत, रटने से भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सीखो सर सीखो। नहीं तो फार्म में जब आप लोगों के सामने ये सब आएगा ना, आपको इसी मेंटेलिटी के साथ सीखना चाहिए कि कल अगर कोई क्लाइंट
आ जाए तो मुझे टैकल करना होगा। फार्म यही देखता है सर, जब आप लोग चाहे बिग फोर में जाओ, चाहे किसी भी नॉर्मल चार्टर्ड फार्म में जाओ, ठीक है, रेगुलर चार्टर्ड फार्म में या कॉस्ट फार्म में, तो आपका यही स्किल का टेस्ट होता है कि भी आप पढ़ने के टाइम पे चीज़ों को सीखे कि नहीं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा लाइक कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या फिर वो सब सीख जाओगे। लेकिन बेस सही होना चाहिए, बेस को लेके कोई सैक्रिफाइस नहीं सर, किसी भी तरह का, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं, सैक्रिफाइस नहीं, कॉम्प्रोमाइज। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम of Mr. Shiva. Assessment year 23-24. Previous year 22-23. ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं सर, इसका नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में। कितना नेट प्रॉफिट था? 50,000 ना सर। अब इसी इंफॉर्मेशन को देखना है कि ये 50,000 कितना सही है। सो नेट प्रॉफिट, जब मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मेट होना चाहिए, आप लोग भी बना लो सर। एक पर्टिकुलर बना दीजिएगा सर। पर्टिकुलर के साथ आप दो कॉलम भी बना दीजिएगा, वो अमाउंट का कॉलम भी बना दीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका जो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आप अकाउंट्स में कैलकुलेट कर चुके हो, एज पर पीएल, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जो अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, उसको आप पहले आउटर में पुट कर दो, बिकॉज इसका तो और कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। बाकी देखना है कि सर इस अमाउंट के साथ इसे ऐड बैक करना है, इसे ऐड बैक करना है, और किसे लेस करना है, ठीक है। अब ऐड में लिखो सर, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब मेरे को जवाब दीजिएगा सर, जैसे जैसे आपको पूछूंगा ना, आप लोग सही तरह से मुझे जवाब दीजिएगा। कॉमन सेंस भी लगाइएगा, थोड़ा प्रोफेशनल सेंस भी लगाइएगा, जो लास्ट दिन पढ़े थे, बट कॉमन सेंस बहुत अच्छे काम करता है सर। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस और लॉसेस मतलब जो खर्चा आपको पीएल में शो नहीं करना चाहिए था, तो अगर नहीं करना चाहिए था तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब पीएल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन एडमिसिबल, एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, सिंपल बात है सर, मैंने लास्ट दिन बताया था। इसमें जितना खर्चा अलाउड खर्चा दिख रहा है आपको, मतलब जो एकदम अलाउड खर्चा आपको नजर आ रहा है, जो बिजनेस का एकदम ओरिजिनल खर्चा है, अब इतना समझ लीजिएगा, एग्जाम में अपने नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, क्या बात हो सके ना, इसके ऊपर लिख दीजिएगा, अलाउड डू नॉट टच। मतलब जो खर्चा मुझे अलाउ किया जा रहा है या जाएगा, ठीक है, बिजनेस के लिए, उसमें मैं टच नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरे को अलाउड नहीं है, या तो मैंने ज्यादा खर्चा दिखा दिया, या तो मैंने इनकम शो कर दिया, बट जो मेरा बीपी का नहीं है, उसी को लेके मुझे बेसिकली काम करना है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलाउड डू नॉट टच वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा सर। अब इनएडमिसिबल एक्सपेंस में आप मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट है, बहुत सारा खर्चा यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना कुछ यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है, मैं एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेंस आपको शो नहीं करना चाहिए था बट आपने शो करके रखा, या फिर आपने गलत करके रखा। जैसे कि अगर आप थोड़ा चेक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, it was found that some stocks
were omitted to be included in both the opening and closing stock, and values of which were opening stock 9,000, closing stock 18,000. क्या मुझे बता सकते हो सर, इसमें से ये जो 18,000 है या ओपनिंग स्टॉक 9,000 का है, इसमें से कौन सा एड बैक हो जाना चाहिए और क्यों? एनीवन? अकाउंट्स का नॉलेज है सर, अकाउंट का कॉन्सेप्ट से ही इसका सॉल्यूशन है सर, यही बिजनेस का ट्रिक्स है। बताओ मुझे 18,000 টা অ্যাড ব্যাক হবে क्यों? কেননা 18,000 টা লেখেনি বলে প্রফিটটা কমে আছে, তাহলে প্রফিটটাকে বাড়াতে হবে আমাকে, ওই জন্য 18,000 টাকে অ্যাড করতে হবে। वेरी गुड सर। देखो सर, आपके पीएल में क्लोजिंग स्टॉक को समझ में नहीं आया, वेरी गुड सुभजीत। मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना सर, ये मैंने लिखा नहीं है ना, ये मैंने अकाउंट्स में लिखा नहीं, तो क्योंकि ये 18,000 अंडर वैल्यूड होके रखा है, तो इसका मतलब मेरा जो भी इनकम है और जो भी मेरा एक्सपेंसेस है, अगर सी फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर पूरा डेटा तो यहाँ पर मुझे मेरे पास है नहीं, मैं मान के चलता हूँ मेरा इनकम 1 लाख का है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 18,000 का था, बट मैंने दिया नहीं, तो क्योंकि मैंने 18,000 अगर दे देता, तो अगर ये 18,000 आ जाता ना सर, तो मेरा सही हो जाता, और एक्सपेंस मानो मेरा 50,000 का था, तो 1 लाख से 50,000 माइनस करते तो प्रॉफिट मेरा कितना होता? 50,000 का। अब एक बार यहाँ पर आप ध्यान से देखो बात को कि पॉइंट कहाँ पर छुपा हुआ है। अब इस पॉइंट पे एक चीज को गौर कीजिए कि मैंने जिस टाइम पे मैंने सिर्फ 1 लाख का इनकम शो किया और मैंने क्लोजिंग स्टॉक 18,000 को यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो अगर 1,18,000 से अगर मैं आपको बोलता कि सर एक्सपेंस को माइनस करो, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाता सर? 68,000 का। ये सर नो सर, बताओ मुझे प्लीज। ये सर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 में ओमिट कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट अमाउंट 68,000 से घट के 50,000 हो गया। ये सर नो बोलो सर, सिंपल सा पॉइंट है, कोई डाउट है किसी को? हेलो, शुभजीत का जवाब एकदम बिल्कुल सही रहा है, बट बाकियों को क्लियर है कि नहीं, इतना मुझे प्लीज एक बार बता दो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। पंकज, अभिजा, विश्वजीत, रोशनी, ज्योति, क्लियर ना सर? हेलो यस थैंक यू सर। तो बात ऐसा है कि सर ये जो मेरा अंडर वैल्यूएशन है ना सर क्लोजिंग स्टॉक का, ये मुझे एड बैक कर देना चाहिए क्योंकि मेरा प्रॉफिट लो होके रखा है, तो मैं सिंपल लिखूंगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको ना रटना मत सर, हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं मैं देखा हूँ सर, क्या अंडर वैल्यूड होने से क्या करना चाहिए, जैसे पीएल में बचपन में करते थे इसी तरह का सोचता है, एडवांस को ऐड करना है, प्रीपेड को लेस करना है, ये अप्रोच ना बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है, इस अप्रोच से आप धोखा खा रहे हो। तो रटना नहीं है सर, प्रैक्टिकली समझना है कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तो जैसा हुआ है आपका जवाब भी उसी तरह से पुट करना चाहिए। तो क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 में उम्मीद था, तो उसको ऐड कर दो, ठीक है, ये आपका ऐड बैक हो जाएगा। अच्छा, और क्या सर, यहाँ पर आप एक और भी एक चीज देखो एडिशनल डिटेल्स में सर, सैलरी जो आपने पे किया 60,000 का, इस सैलरी के अंदर भाई को आपने 10,000 पे किया, सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर which is unreasonable to the extent of ₹2,000। अब बताओ सर, ये जो 2,000 का ऐसा कुछ खर्चा है जो अनरीजनेबल है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ
ओरिजिनल से है, तो क्या करें? 2000 को कोई बोलेगा सर 2000 ज्यादा मतलब कम कर दिया था, 2000 को ऐड कर दीजिए। सर ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ा साइंटिफिक वे में चले। आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब जितना अमाउंट पे मेरे को गड़बड़ दिख रहा है, सर 8000 हाँ सर बोलो। 8000 8000 ऐड 8000 नहीं सर, 2000। जितने का गड़बड़ हुआ है उतने को ऐड कर देंगे, ठीक है? मतलब जितना अमाउंट मैंने ज्यादा कर दिया, सैलरी पेड टू ब्रदर अनरीजनेबल अमाउंट, जितना आपने अनरीजनेबल पे कर दिया, मतलब बेसिकली आप अपना खर्चा को ज्यादा करना चाह रहे थे, एक्सपेंस को ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लो हो जाता है ना। तो वही जितना अमाउंट में आपने एक्स्ट्रा दे दिया था, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, तो प्रोफार्मा बताते बताते सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? सैलरी पेड टू ब्रदर अनरिजनेबल अमाउंट 2000 का ऐड हो जाएगा। স্যার এই সেকশন গুলো মেনশন করতে হবে? If you mention this, then मार्क्स मिलने में बहुत हेल्प होता है सर। मतलब आप डिस्टिंक्शन होल्डर बनना चाहते हो और कोई जगह नहीं देना चाहते इंस्टीट्यूट को कि आपका नंबर काटे, ठीक है? तो इसीलिए मेंशन कर पाओगे सही, अगर बताओ तो सही दो, गलत तो ना दो, हाँ सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में याद है सर एक गड़बड़ हुआ था, यहाँ पर देखो सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश, और प्रिंटिंग स्टेशनरी का अमाउंट है 23,200 का। तो इसमें क्या गड़बड़ है? মোর দেন 10,000 ক্যাশ পেমেন্ট করেছে। वेरी गुड सर, मोर देन 10,000 कैश का पे कर दिया, ठीक है? 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें लिख दो सर, होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड इन कैश वुड बी डिसअलाउड, ठीक है? नेक्स्ट पेज में लिखा है be disallowed as such amount exceed rupees 10,000, ठीक है? ये कहाँ बोला है सर? सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। ये अगर याद नहीं रहेगा तो रेलिवेंट सेक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन अगर याद है तो जरूर सही तरह से मेंशन करना। अच्छा, कितने का अमाउंट हो जाएगा सर? अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 23,200। 10,000 से ज्यादा का अमाउंट आपने कैश पेमेंट कर दिया तो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐड बैक कर दो। अच्छा, नेक्स्ट, और क्या इनएडमिसिबल में ले सकते हैं सर? डिप्रिसिएशन जो 1,05,000 का हिसाब है सर, इसको फिलहाल हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि इसका ना अलग हिसाब होगा एज पर इनकम टैक्स, ठीक है? तो थोड़ा वेट कर जाओ, मैं इस पे डिप्रिसिएशन का हिसाब आपको बताता हूँ। बट फिलहाल आप डिप्रिसिएशन को, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो अलाउड होता है एज पर इनकम टैक्स अलाउड होता है, ठीक है? तो इसीलिए बेस्ट क्या है कि जब भी आपको डिप्रिसिएशन में अलग से इंफॉर्मेशन दिखे और एज पर इनकम टैक्स में
कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है वहाँ पर क्वेश्चंस पे। तो बेस्ट वे इज दैट कि डिप्रिसिएशंस को पहले जितना अमाउंट में आपने माइनस किया था उतना अमाउंट में आप माइनस कर दो, सॉरी ऐड बैक कर दो, और फिर बाद में लेस कर दीजिएगा, तो वो ऑटो एडजस्ट होता है। ठीक है, इसमें अब लिख दो वर्किंग नोट बोल के। ठीक है, इसमें वर्किंग नोट बोल के मेंशन करो, ताकि क्योंकि हमें डिप्रिसिएशन का वर्किंग करना है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ, बाकी का और भी क्या है देख लेता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ उसका कि डिप्रिसिएशन में जब लेस करेंगे तो कितना अमाउंट लेस हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर जाओ वर्किंग नोट के लिए। लेकिन और क्या अमाउंट हम लोग ले सक माइनस कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। आप लोग एक बार खुद से गो थ्रू करके देखें तो यहाँ पर कैसा कौन सा अमाउंट है जो आपको लग रहा है कि ये पीएल में माइनस नहीं करना चाहिए था बट हो चुका है। प्लीज एक बार देख के मुझे बताएं, ऐसा कौन सा चीज है जो इस पीएल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए था। एक्सपेंस साइड को देखें सर, एक्सपेंस साइड को देखें, इनमें से कौन सा ऐसा अमाउंट है जो आपको लगता है कि पीएल का पार्ट नहीं है। सर लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर डोनेशन कैपिटल गेन पड़ता ठीक सर, लॉस ऑन सेल ऑफ सर शेयर। डोनेशन पब्लिक डोनेशन जनरल एक्सपेंस में ये भी लिखे सर, जनरल एक्सपेंस 7060 का है, जिसमें आपने जो चैरिटी में डोनेट किया ना, कहाँ चला गया, ये रहा 2000। अदर जनरल एक्सपेंस में आपने 2000 ऐसा भी अमाउंट शो कर दिया जो एक्चुअली आपने डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट किया। अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन करना आप जनरल एक्सपेंस में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप चैरिटी में डोनेट करते हो और अगर वो चैरिटी सेक्शन 80C से 80U में आपको डिडक्शन मिलता है, वो आप बाद में शो कर सकते हो इफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर एज पर 80C से 80U में अलाउड है तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन बात इज दैट इज पॉइंट इज दैट कि डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इज जनरल एक्सपेंस तो नहीं है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारा गड़बड़ कर सकता है, तो ये गड़बड़ होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये गड़बड़ एकदम एज पर प्रोविजंस नहीं है, तो ये दोनों चीज आपको सही करना है। तो पहला तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये आपका कैपिटल गेन का लॉस है भाई, आप यहाँ क्या करा रहे हो उसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर। ठीक है, 8100, इसका यहाँ कोई काम नहीं है सर, ये कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल गेन के साथ ये एडजस्ट करेगा। बीपी में आप इस खर्चों को शो करके बिल्कुल सही नहीं करोगे। एंड डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये बीपी का खर्चा नहीं है सर, मतलब सॉरी, मतलब जनरल एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरल एक्सपेंस नहीं है तो आप उसको इस तरह से अपने प्रॉफिट को माइनस करने के लिए शो नहीं करना सकते। जितने अमाउंट में तुमने इसको दिखाया था एक्स्ट्रा, उतने अमाउंट में माइनस हो जाएगा, सॉरी एड बैक हो जाएगा। ठीक है, जितना अमाउंट में तुमने उसको माइनस किया था उतने अमाउंट में ये एड बैक हो जाएगा। तो आई थिंक मेन में जो अमाउंट इनएडमिसिबल है हम लोगों ने शो कर दिया। बाकी से देखो अच्छा रेंट रेट्स में एक पॉइंट था, रेंट रेट्स 36,000 का है, और इसमें एक पॉइंट था रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी 3400 पेड ऑन 7 अप्रैल 2023। सर अगर ड्यू डेट का अंदर का बात है ना सर, मतलब रिटर्न फाइलिंग का, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर का अगर पेमेंट है तो आप दिखा सकते हो। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, लेकिन जीएसटी लाइबिलिटी अगर रिटर्न फाइलिंग टाइम पे हुआ है और ये टाइम पे ही हो रहा है सर, तो ये खर्चा टाइम पे होने के कारण ये अलाउड है। ठीक है, अगर ये टाइम पे ना होता तो उसका फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता, बट यहाँ पर ये टाइम पे हुआ है तो इसको हम लोग आराम से रेंट एंड रेट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। मैं इसका एक नोट आपको बाद में दिखा देता हूँ सर। और कुछ एडजस्टमेंट मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं सर इनकम साइड में कुछ गड़बड़ है कि नहीं।
हाँ सर, एक तो डायरेक्टली शो हो रहा है, एक तो डायरेक्टली शो हो रहा है इनकम फ्रॉम यूटीआई। इनकम फ्रॉम यूटीआई बिजनेस में नहीं आएगा सर। आएगा क्या बिजनेस में यूटीआई? यूटीआई इनकम क्या आपका बिजनेस इनकम है? हाँ सर, यूटीआई इनकम क्या होता है सर? यूटीआई इज अ म्यूचुअल फंड टाइप होता है सर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ना यूनिट मार्केट में सेल होता है। ये एक्चुअली इसी ने एक्चुअली म्यूचुअल फंड बनाया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में इसका म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन भी बना, ठीक है, बाद में इसका म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन बना यूटीआई स्कीम। इसी का एक पार्ट आपका एक्सिस बैंक बना, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड्स भी अलग से काम करता है, और नॉर्मल यूटीआई भी अभी भी मार्केट में चलता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट का डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट इनकम है जो आपने यूटीआई से खरीद के रखा था, ठीक है। तो बाई इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये आपका बिजनेस का इनकम तो नहीं है, ये अदर सोर्स में जाएगा सर। ये बीपी में कोई काम नहीं है इसका। ये जो डिविडेंड टाइप ऑफ इनकम है, यूटीआई टाइप ऑफ इनकम है, ये सब अदर सोर्स का हेड में जाएगा, इसको बीपी में जगह मत दो। तो फिलहाल क्या करें और क्या करें सर? करने के लिए है ही क्या? सर जीएसटी पॉइंट एक बार रिपीट करो। जीएसटी टाइम पे पे करने से मैं नोट लिखाता हूँ, अच्छा उसका नोट लिखाऊंगा तो इसमें रिपीट कर दूंगा। हाँ, नोट पे रिपीट करूंगा, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, मैंने आपको ऐड आइटम बता दिया, अब लेस आइटम में देखो। आइटम्स टू बी डिडक्टेड, ठीक है, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। इसमें अच्छा क्या क्या चीज डिडक्टेड होगा? अच्छा सर, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉब्लम जो था, याद है आपको क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही? फर्स्ट प्रॉब्लम, ओपनिंग स्टॉक 9000 में ओमिट है, तो क्या होगा? लेस हो जाएगा ना। सिमिलर कंडीशन काम करता है सर। लेकिन एक पीएल या ट्रेडिंग बनाओ, एक ट्रेडिंग पीएल बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका ओपनिंग ओमिट है, ठीक है, ओमिटेड है मतलब ओपनिंग में 9000 शो होना चाहिए था बट आपने किया नहीं। से फॉर एग्जांपल आपने इनकम किया 1 लाख का, आपका क्लोजिंग स्टॉक मैं मान के चलता हूँ 18000, जस्ट एग्जांपल। सर आपका ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग, ठीक है, 9000 में ओमिट है, ठीक है, और आपका परचेज मान के चलता हूं मैं 50,000। हिसाब लगाओ तो सर 1,18,000 से 50,000 लेस करो, प्रॉफिट क्या हो रहा है? कितना प्रॉफिट हो जाएगा बोलो? 1,18,000 से परचेज 50,000 को माइनस करो, कितना प्रॉफिट दिख रहा है? जस्ट एग्जांपल बोलो ना। 68। अरे ये तो बताया सर मुझे, क्या मेरा एग्जाम सही है? 68 ही आ रहा है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या इसमें ओपनिंग है 9000? नहीं है ना, ये ओमिट है ना सर। नो सर, यस। अगर ये ओमिट, ये 9000 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट? फिफ्टी 9000 9000 में कम हो जाएगा ना। यस सर, 59। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या कि ओपनिंग स्टॉक ओमिट करने के कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया था। हेलो, ये सर नो, यस। ओपनिंग स्टॉक शो ना करने की वजह से, एज बिकॉज आपने ओपनिंग स्टॉक 9000 में शो नहीं किया, ओमिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज वैल्यू दिखा रहा है, जो कि गलत है ना? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंडर वैल्यूएशन
ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट बढ़ चुका है तो 9,000 को लेस कर दो, ठीक है, ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया सर? गड़बड़ समझ में? ये इसी तरह से आपको रेक्टिफिकेशन समझना हो। इनकम फ्रॉम यूटीआई चार्जेबल अंडर द हेड आईफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड में जाएगा, ये बिजनेस में नहीं आएगा सर, बिजनेस का इनकम नहीं है ये, ठीक है। और कुछ इनकम तो मुझे दिख नहीं रहा है जो गड़बड़ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जितना आपका एक्सपेंसेस था, ठीक है, एक्सपेंसेस आइटम को भी आप टोटल करके आउटर में लेके आइए, टोटल करिए आउटर में लिखिए, और इनकम को भी आप टोटल करके आउटर में लिखिए। कितना हो रहा है सर? क्या ये 1,18,000, 2,000, 23,200, 1,05,000, 81,000, 2,000, 1,96,900। अगर मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे प्लीज बताइएगा। सही है क्या? नहीं सर, गलत गलत हुआ, जैसे ही हुआ। कितना है सर? बोलो, कोई तो बोलो मुझे, ये टोटल करके 1,58,300। यस सर। और इसके साथ ऐड कर दो 1,58,300। और उसके साथ ऐड कर दो प्रॉफिट अमाउंट, जो प्रॉफिट का अमाउंट था 2,08,000। 2,08,300। अब यहाँ से लेस करो ये जो दोनों अमाउंट आया आपका, दैट इज 11,400। क्या बोलेंगे इसको? 11,400 को माइनस करो तो जो आया उसको बोलो बिजनेस इनकम। सर डिप्रिसिएशन টা लेस करें। यस सर, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बिफोर डिप्रिसिएशन 196,900, इतना आपका बिजनेस इनकम आया। अब यहाँ पर एक चीज बाकी है सर, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हम लोगों ने नहीं दिया अभी तक। एज पर आईटी, इसके लिए हमें वर्किंग में जाना होगा। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर ज्यादा ब्लॉक तो कुछ है नहीं, एक ही ब्लॉक है, लेकिन जो भी है उसको पहले देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और उसके हिसाब से करेक्ट सिचुएशंस क्या है। देखो सर, बड़ा सिंपल है, हम लोग जो अकाउंट्स में करते थे ना डिप्रिसिएशन का हिसाब, ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज पर ये ईयर एंड में है 31 मार्च 2022 का है ना? तो 31 मार्च 2022 में अगर ये है तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, मतलब 1/4/22 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग ओपनिंग हो जाएगा, तो 4,20,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना सर। तो हम लोग यही लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। ये कैसे आएगा? इसका बड़ा सिंपल बात है सर, दैट इज WDB, मतलब रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर
इससे पिछले वाला जो याद था प्रीवियस ईयर 21 22, ये माइनस करके आता है। अगर कभी भी कोई पुराना इन्फॉर्मेशन गिवन होता है तो उसको माइनस करके आपको एक्चुअली ओपनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो बोल के दिया था, यहाँ पर बोल के दिया था, देखो माइनस डिप्रिसिएशन पर प्रीवियस ईयर 21-22 is 4,20,000. So 4,20,000 is my opening balance. Okay, no issue with that. सर अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ईयर में न्यू प्लांट एक खरीदा होगा सर, ब्लॉक ऑफ सेम ब्लॉक में, ठीक है। न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब सेम ब्लॉक ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम आने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक रेट चार्ट शो करता हूँ। जिसको खरीदा हुआ है सर 1 जुलाई 2022 में, वो भी 70,000, ठीक है। और पुराना जो मशीन था उसको 1 अक्टूबर में 50,000 में सेल किया गया। लेकिन ठीक है, पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी को ऐड करते हैं 70 का। तो 4,20,000 और 70,000 दोनों ऐड करके मेरा आ जाएगा 4,90,000। यहाँ से आप लेस कर दो सर जो आपने सेल करके मिला, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट सोल्ड, जितना आपने सेल कर दिया 50,000 का ओल्ड एसेट, पुराना एसेट बेच के 50,000 मिला। तो कुल मिला के WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू, ये सब अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन में आप लोग जानते हो। WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023, जो मेरा 4,40,000 का बचा हुआ है उसके ऊपर कितना रेट लगाना चाहिए 4,40,000 पे, बोलो सर। 15% रेट लगेगा 4,40,000 पे, 15% लगाओ सर। कैसे आपने अचानक 15% दे दिया, बताता हूँ। 66,000 66,000 आपका डिप्रिसिएशन होगा। एक बात यहाँ पर ऐड कर दीजिए, नो additional depreciation is allowed as the assessee is not engaged in manufacturing of any article. तो क्या होता है इसमें, ये पॉइंट कहां से आ गया सर? क्या है ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है ना तो उसमें एक्स्ट्रा 20% डिप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो मिस्टर शिवम है ये कोची में रिटेलर है, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही मैंने इस पॉइंट को आपको बताया था कि अगर कोई रिटेलर है तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो मिलता है। सिर्फ इसके लिए डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझना होता है कि कब किस हालत में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है और कब नहीं किया जाता, ठीक है। इसके लिए आपको सेक्शन 32 का एरिया पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 32 जहां पर डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में दोनों पॉइंट को बताया गया है। सेक्शन 32 में डिप्रिसिएशन और 32 सबसेक्शन में एडिशनल डिप्रिसिएशन। क्या रूल है? डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शंस। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनो सर। डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, अगर बिजनेस में डिप्रिसिएशन क्लेम करना है तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा बात है।
कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, क्या कंडीशन है? एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब जो एसेट आप बिजनेस में यूज करोगे आपको उसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन अलग होगा, ठीक है। अगर बिजनेस पे नहीं करते हो, घर का एसेट का डेप्रिसिएशन बिजनेस में लगाओगे तो इलीगल हो जाएगा ना सर, एकदम बदमाशी हो जाएगा। If the asset is acquired during the previous year and is put to use for less than 180 days, मतलब अगर कोई एसेट आप किसी पर्टिकुलर ईयर में खरीदते हो और उसको आप 180 दिन के कम टाइम के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस उसमें 50% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चार्ज मतलब एसेट यूज होता है तो 50%, तो सर बाकी 50% नेक्स्ट ईयर चार्ज होता है, बाकी 50% आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चंस करेंगे आगे आगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि सर मानो कि आप 2021-22 में 6 महीना यूज किए तो 2021-22 में आप 50% डिप्रिसिएशन अलाउ करेगा आपको, बाकी जो 50% है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स में आपको मिलेगा। और एक बात है, एसेट शुड बी ओन्ड, या तो पूरा का पूरा ओन्ड या तो पार्टली ओन्ड एससी, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, वो आपका खुद का एसेट होना चाहिए, तभी आप उस पर डिप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। सर डिप्रिसिएशन जो मिलता है ना वो ब्लॉक ऑफ एसेट पे दिया जाता है, और ब्लॉक ऑफ एसेट का एक प्रिस्क्राइब रेट होता है। मैं आपको रेट चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने 15% चार्ज कर दिया, ये मैंने अपने मर्जी से नहीं किया, ये स्टैंडर्ड रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्ड सेटअप है जिसमें किस एसेट्स पे कितना रेट चार्ट यूज किया जाएगा उन्होंने बोल के रखा। आपको बस वो ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। जैसे कि अगर आप देखो तो समझ में आएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एसेट falling within a class of assets comprising tangible मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इवन इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल को छोड़ के बाकी हर चीज में डिप्रिसिएशन अलाउड है, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। अब आपको मैं रेट थोड़ा दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा क्या रेट का बात चल रहा है तुमसे। सेक्शन 32 का रेट चार्ट देखो, ये रहा देखो, दिखाई दे रहा है सर? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट्स का रेट चार्ट अलग से दिखेगा आपको, ये लेटेस्ट है एज पर इनकम टैक्स, और इंटेंजिबल का अलग से दिखेगा। सबको दिखाई दे रहा है ना सर? ब्लॉक 1 5%, क्या है ब्लॉक 1 में? सर वो बिल्डिंग विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एक्सेप्ट होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस। मेरी बिजनेस के लिए दे रहे हो बट अपने एम्प्लॉय के रहने के लिए दे रहे हो, बात को समझे? तो रेजिडेंशियल पर्पस में जो घर यूज होता है या बोर्डिंग पर्पस, मतलब रेजिडेंशियल पर्पस में है बट होटल्स या बोर्डिंग हाउस नहीं, होटल या बोर्डिंग हाउस नहीं है 5%। बिल्डिंग विच आर नॉट यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब इसको छोड़ के मे बी बोर्डिंग और होटल पर्पस, तो 10% डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली होटल बोर्डिंग हाउस खर्चा बहुत होता है, उसमें लोग कुछ भी यूज करता है, तोड़ फोड़ करता है, 10%। The building acquired owner after 1st September 2002 for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business for providing infrastructure facilities. Simple बात है सर,
जो ऐसा घर आप बना रहे हो जो बेसिकली ना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में यूज होता है, उसका डिप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी नष्ट होता है, क्योंकि बिल्डिंग का सबसे बड़ा एनिमी क्या है? पानी, है ना सर? आजकल नहीं देखते आप लोग घर के ऊपर में सब कोई शेड बना दे रहा है, कोई टीन यूज कर रहा है तो कोई एस्बेस्टस यूज करता है ताकि पानी से बचा रहे। तो पानी के साथ जो घर चलता है वो तो 40% उसका डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्योरली टेम्पोररी कुछ बिल्डिंग होता है वुडन स्ट्रक्चर का, टेम्पोररी जैसे लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, टेम्पोररी पीरियड के लिए, मे बी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ तक यूज होगा, 40%। दूसरा, सर फर्नीचर एंड फिटिंग्स को ब्लॉक, मतलब ये सेट 2 है टेंजिबल का, फर्नीचर फिटिंग्स का। तो आपको समझ में है सर, बिल्डिंग में कितना ब्लॉक मिल गया आपको? बिल्डिंग में 4 ब्लॉक है, फर्नीचर का 1 ब्लॉक है। सर ये ब्लॉक फर्नीचर मैंने बोल बोल বলছি যে মানে ব্লক 1 2 3 এরকম দেওয়া আছে, এগুলো মানে কি? गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको अलग अलग ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे हम लोगों को रहने के लिए जो टाउनशिप होता है उसको भी तो ब्लॉक ब्लॉक बोलते हैं, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। है ना? और कुछ नहीं, ठीक है। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4। तो ब्लॉक 1 में कुछ पर्टिकुलर चीजों को बताया, ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में, ब्लॉक 4, मतलब बिल्डिंग में 4 ब्लॉक, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ब्लॉक 1 में 5, ब्लॉक 2 में 10, ब्लॉक 3 में 40, ब्लॉक 4 में भी 40। लेकिन यार ये भी याद रखना चाहिए, ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में, ब्लॉक 4 में, ब्लॉक 1 में कौन सा एसेट है। फर्नीचर का स्टैंडर्ड है 10%, इसमें फर्नीचर फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स, फैंस एक्सेट्रा। 10% इसका डिप्रिसिएशन रेट है। प्लांट मशीनरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस में प्लांट मशीनरीज बहुत आता है। प्लांट मशीनरी का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ये थोड़ा लंबा है सर। इसके ब्लॉक 1 में मोटर कार, इसको प्लांट मशीनरी के अंदर ही रखा गया। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जो भाड़े पे नहीं चलता है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23/8/2019, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में आपने गाड़ी को लिया एंड पुट टू यूज ऑनर बिफोर 31 मार्च 2020, तो आपको 30% का डिप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपने मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड, मतलब हायर पे नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो था ये हायर पे चलता, तो भाड़े पे देने से 30%। लेकिन अगर भाड़े पे नहीं देते हो, अदर देन those used in business of running of them on hire acquired and put to use on or before or after 1990 के बाद से, लेकिन ऊपर वाला कार को छोड़ के तो 15%। ब्लॉक 2 में मतलब यह आपको समझ में आया कि पहला वाला मोटर कार था, एक आपने भाड़े पे लगाया और एक आपने नॉर्मल यूज किया, और इसमें आपको 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 और पुट टू यूज 31 मार्च 2020 से पहले होना चाहिए। और इसमें 1/4/90 के बाद कोई भी हो 15%। ब्लॉक 2 में भी मोटर बसेस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी जो यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एंड पुट टू यूज ऑनर बिफोर 31 मार्च 2020 तक 45% है इसमें। सर मोटर, हाँ बोलो सर। ये ब्लॉक 1 पे जो मोटर कार्स है ना, इसका ये रेट के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ब्लॉक 1 का प्लांट मशीनरी, यस सर, प्लांट मशीनरी में ये बेसिकली वो एसेट के बारे में है, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब आप भाड़े पे नहीं देते, ठीक है, एक्वायर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। लेकिन ये एसेट आपने कब एक्वायर किया? जो आपने 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मई 2020 के बीच में एक्वायर किया, भाड़े पे नहीं लगाते।
तो 2001 अगस्त 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में लेने वाला कार है। ठीक है, मोटर कार अदर देन दोस यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। ठीक है, मतलब उसको हायर में नहीं देते, नॉर्मल में यूज करते, लेकिन इसका एक्वायरिंग पीरियड देखो आप, एक्वायरिंग पीरियड रिसेंट है, मतलब 2019-20 के बीच में, और पुट टू यूज भी 31 मई 2020 के बीच पहले, तो आपको 30% का रेट बता रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं मोटर कार अदर देन दोस यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड और पुट टू यूज, बट पुट टू यूज बता रहे हैं ऑन और आफ्टर 1/4/1990 अदर देन मोटर कार मेंशन इन वन, तो इसको छोड़। अगर कोई दूसरा मोटर कार है तो उसमें आपको 15%, दोनों सेम पर्पस में है, बस डेट का इशू, बस डेट का इशू। एक केस में 1 अप्रैल 1990 के बाद का अगर कुछ भी एक्वर है आपको, लेकिन जो पॉइंट 1 में बोला है उसको छोड़ के अगर कोई कार है तो उसके लिए आपको 15% मिलेगा। बट अगर किसी ने 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मई 2020 के बीच में कोई भी कार यूज किया है अदर देन दोस यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एंड एक्वर ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो इन दैट केस को 30% डिप्रिसिएशन अलाउ करने का मौका मिला। बोलो सर, बस इतना फर्क और कुछ नहीं, डेट का इशू। समझ में आया ना? यस सर। डेट यहाँ पर बड़ा भाई का। बाकी मोटर लॉरी टैक्सी यहाँ पर भी सेम टू सेम, डेट का कॉन्सेप्ट इधर आ जाता है 45%, 30%। मोड्स, ब्लॉक 3 में मोड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज 30%, एरोप्लेन एयर इंजन का 40%, स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट का, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग रिसोर्स रिकवरी सिस्टम का 40%। प्लांट मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर ना गाड़ी में होता है सर, ये जो गाड़ी के अंदर जो ऑटो स्विच वगैरह चलता है ना आजकल, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कार होता है उसमें सेमीकंडक्टर जरूर होता है, जिसके थ्रू से आप कार को ऑटोमेटिकली, चीप है बेसिकली, सेमीकंडक्टर से चीप। इंडिया में उतना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन नहीं होता है, टाटा मोटर्स का बिजनेस बेसिकली इसी के कारण में बड़ा प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसका जो स्पेशली लैंड रोवर है जैगुआर सेमीकंडक्टर का बहुत यूज करता है, और इसको बनाने वाला एक ही कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाने वाला, ताइवान। अगर ताइवान में दिक्कत होता है तो हर कंट्री को प्रॉब्लम है, और इंडिया को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खुद बनाए, तो जो भी हो। बोलो सर। ये सेमीकंडक्टर जिस मशीन में बनता है ना, उस भी पूरा वर्ल्ड में मतलब ग्लोबली एक ही कंपनी है, और वो भी नेदरलैंड में है। ये बहुत ही ज्यादा मोनोपोली वाला कॉन्सेप्ट है जिसके पास है, और इसका ज्यादातर काम होता है ताइवान में। कंपनी नेदरलैंड का है और ताइवान में इसका बेस है, मतलब जॉब जॉब वर्क के थ्रू से ताइवान में चलता है। ठीक है, छोड़ो, सेमीकंडक्टर की बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट में 40%, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये सब हो जाएगा। Machinery plant acquired and installed on or after 1st of September 2002 in a water supply project or water treatment system, and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facility 40%. Oil wells का, तेल का जो कुआं होता है 15%, renewable energy saving services 40%, windmill जानते हो ना, जो विंड के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 होगा तो 40%, और any special devices including electric generators, farms running on wind energy installed on or after 1/4/2014 would be eligible for depreciation 40%. Again, windmill and any specially designed service running on windmill installed on or before 31st May 2014, and any special device including electric generators, farms running on wind energy on or before 31st May 2014 is 50%. मतलब बात यहाँ पर सेम टू सेम अगेन डेट का है कि अगर 1/4/14 के बाद में किसी भी तरह का विंडमिल हो या विंडमिल जनरेटर हो 40%, बट अगर 1/4/2014 के पहले मतलब 31 मार्च 2014 के पहले का हो तो 15% का रेट। तो देखना पड़ेगा कि आपका कब का खरीदा हुआ है।
कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स 40% डिप्रिसिएशन। बुक्स एनुअल पब्लिकेशन ज्यादा देन एनुअल पब्लिकेशन, मतलब जो ये जो एनुअल पब्लिकेशन होते हैं ना उसको छोड़ के, ठीक है। नॉर्मल बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन ए प्रोफेशंस, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स का किताब वगैरह, ठीक है, जीएसटी का, अकाउंट्स का, कोई भी प्रोफेशनल किताब 40%। बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग लर्निंग लाइब्रेरीज 40%। प्लांट मशीनरी जनरल रेट 15%। अगर कुछ ना समझ में आए तो 15%, जैसे कि मैंने अभी दिया, ठीक है। जनरल रेट 15%, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 15% का रेट चार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15% रेट। सर ओशियन गोइंग शिप्स, जो जहाज ओशियंस में चलता वगैरह है 20%। वेसल्स जो नॉर्मली इनलैंड में चलता है, जैसे कोलकाता में या फिर कोई भी वाटर, बांग्लादेश में बहुत चलता है, कोलकाता में भी वेसल्स है, हमारे यहाँ पर सुंदरबन एरिया में, बॉम्बे में, कोची में, जहाँ पर भी, केरला एरिया में वेसल्स बहुत दिखेगा आपको, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज बहुत है। वेसल्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3 बिलो, द स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर, इसको छोड़ के, पर जो भी हो 20% बोलना। तो ये है लंबा चौड़ा लिस्ट सर। इंटेंजिबल्स में जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, नो हाउ, trademark, license, franchise, any other business or commercial rights of similar nature not being goodwill of a business or professions, ठीक है, 25%, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी एक लंबा लिस्ट, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का लिस्ट, अलग अलग एसेट्स का अलग अलग लिस्ट, ठीक है। तो आपको पता है, समझ में आ गया होगा। तो 15% इज अ वेरी स्टैंडर्ड, जो कि एज पर आवर करेंट क्वेश्चंस। चलो अभी क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मैंने और एक बात भी यहाँ पर आपको बता देना चाहिए, एक बार मौका जब मिला था, बात में बताइए, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पॉइंट आएगा मैं बोलूंगा, तो बोलना तो मुझे पड़ेगा। डिप्रिसिएशंस and theoretical values of depreciations, ब्लॉक ऑफ एसेट तो समझ में ही गया, ठीक है। अभी अब जरूर नहीं है, जब आएगा जरूरत बताएगा। तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करें अभी। तो ये 66,000 कहाँ आ जाएगा सर? आप लोग भूल गए ना, क्वेश्चंस कर रहे थे, भूलने से थोड़ी ना होगा, लेकिन नहीं लगे हाथ प्रोविजन भी बता देना चाहिए था, इसलिए बता दिए सर। तो डिप्रिसिएशन एज पर आईटी कितना हो जाएगा सर? 66,000, ठीक है। अब सर चलो सर, सारा सारा का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हो गया? हेलो, 196,900 माइनस 66,000, 1,30,900, ओके। ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया सर। सर आप लोग बहुत कनेक्टेड। Yes. सर अभी बात क्या है कि अभी क्या इस पे टैक्स लगेगा? सर यस, इस पे टैक्स लगना चाहिए, इस पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे कि देखो, ये तो अकेला टैक्सेबल नहीं है, बट से फॉर एग्जांपल आपका दूसरा इनकम है, तो सब वो मतलब वो क्या हो जाएगा, बाकी सोर्स ऑफ इनकम के साथ ऐड होके इसका इनकम टैक्स हो सकता है। मे बी एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने कैपिटल गेन किया 3 लाख का, आपका बीपी यहाँ पर हुआ 1,30,900 का, ठीक है। मे बी आपका अदर सोर्स इनकम भी है कुछ 2 लाख का, सब कुछ मिला जुला के 3, 5, 6,30,900 होगा। फिर आप उसमें स्लैब लगाओ, ठीक है, फिर आप टैक्स भरोगे, ठीक है। बट इन दिस केस ये जो इनकम फ्रॉम बीपी आया ना, ये स्लैब इनकम में हमें काउंट करना नहीं है,
क्यों? ये स्लैब इनकम में हमें काउंट नहीं करना है। क्यों? ये क्यों स्लैब में नहीं जाएगा? कोई मतलब मुझे बता सकते हो क्यों नहीं जाएगा? हाँ सर, ये जो 1,30,900 है ना, ये मुझे किसी और इनकम के साथ जोड़ के इसको स्लैब के अंदर काउंट नहीं करना है, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए हिसाब से होगा सर। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो लोग फॉलो करता है जो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है के लिए, ठीक है, जिन्हें किसी अकाउंटेंट को रखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन सरकार के घर में उनको टैक्स देने का बड़ा मन होता है, ठीक है। प्रिजम्पटिव स्कीम में आ जाते हैं सर वो लोग। अब वो प्रिजम्पटिव स्कीम में एक टैक्स ऑडिट करवा के सरकार के घर में टैक्स सबमिट करते हैं। पढ़ाऊंगा लास्ट में आपको, ठीक है। सारा प्रोविजन से मुझे बताना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इसका रूल्स बता देता हूँ। प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या करना पड़ता है, ये रहा सर। तो हम लोग डीम्ड प्रॉफिट किन होते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस 44AD के अंदर ही इसको बताया जाता है सर। कोई भी इंडिविजुअल इंसान, कोई भी इनका अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस और फार्म हु इज रेसिडेंट रादर देन LLP, ठीक है, who has not claimed deduction under section 10AA or chapter 6 से under the heading C deduction in respect of certain income engaged in any business except the business of plying, hiring, leasing goods carried referred to in section 44AE with some exceptions, and whose total turnover or gross receipt in the previous year does not exceed 2 crore, ठीक है। अगर ऐसा बात है तो 44AD में तो वो ले सकता है। तो कितना है सर? इस केस में डीम्ड प्रॉफिट गेन माना जाता है 8% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट और टोटल टर्नओवर और सच हायर सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय हिम, या फिर जो भी अमाउंट वो क्लेम करेगा कि भाई मैंने इतना कमाया तो उसके ऊपर 8%। However, the presumptive income would be 6% instead of 8% of total turnover of the sales in respect of amount which is received by account pay check or account pay bank draft, और आपने किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, ठीक है। अगर आपने सारा का मतलब सिंपल बात है जिसका प्रूफ बहुत इजीली हो सकता है, आप ऐसे किसी मोड को यूज किए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे तो 8% की जगह आपको 6% का टैक्स मिलेगा। तो ये हो जाता है डीम्ड प्रॉफिट सेक्शन 44AD, ठीक है, सेक्शन 44AD, ठीक है, याद रहेगा सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एरिया है, आगे चर्चा कर लेंगे डिटेल्स में, लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस के लिए मैं इतना आपको लिखा हूं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें यही पूछा था कि भाई कंप्यूट करके बताओ, चला गया ये रहा। You are required to compute the profits and gains of business and professions. Mr. Sigma under presumptive taxation under section 44AD and profits and gains as per normal provisions of the act, assuming he has not opted for provisions of section 152BC. ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको 44AD अप्लाई करना था और यूज करना। मैं भी वही अप्लाई करूंगा और आंसर देने का कोशिश करता हूँ। इसका सेक्शन लिखिए सर। (44AD) where the amount of turnover is received by way of account pay check or use of electronic use of ECS, electronic clearing system, फुल फॉर्म लिख लो अगर बाद में नहीं समझ में आएगा तो, थ्रू बैंक अकाउंट
through such other prescribed electronic mode. ठीक है, the presumptive business income would be 6% of turnover. टर्नओवर कितना है हम लोग का सर? टर्नओवर कहाँ मिलेगा बोलो, इस पर टर्नओवर कौन सा है? सेल्स है, सेल्स, दिस इज योर टर्नओवर, ठीक है, 1,12,11,500, ठीक है, 1,12,11,500, this is your turnover into 6%, कितना हो जाएगा? 67269. 6,72,690. सर इतना देना पड़ेगा टैक्स? हाँ सर, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली हर चीज का अकाउंट्स मेंटेन करते, सारा हिसाब किताब करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको प्रिजम्पटिव में जाने का जरूरत नहीं था, तो आप बाकी इनकम के हिसाब से भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन ये हिसाब नहीं होगा। ये तो हमने हिसाब किया, बहुत अच्छा किया, जरूरी था करना, लेकिन क्योंकि आप मतलब सर अब कोई बोलेगा सर तब तो इसको इतना झमेला ना करके, मानो कोई जैसे कि सीएस के केस पे कभी कभी एमसीक्यू सवाल करता है ना सीएस को, तो इनके केस में इतना बड़ा डिटेल्स दे दिया और सवाल करते हैं कि भाई इनका इनकम टैक्स होगा प्रिजम्पटिव स्कीम में, क्या करना, तो क्या करेगा वो? पूरा क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना करता है, इवन सीएस अगर कहीं पर भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है तो क्या करोगे? तो आपको सेल्स का अमाउंट दिख रहा ना, सेल्स के ऊपर जस्ट आप इसके ऊपर आप जस्ट इंटू करो 6%, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दोनों सिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चंस पे प्रिजम्पटिव बोला था, तो अगर प्रिजम्पटिव मेंशन करेगा तो 44 एडी अप्लाई करना है, तो 44 एडी अप्लाई करके आपका जवाब ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एज पर नॉर्मल ट्रेडिशनल बीपी करना था तो आपको क्या करना था, मैंने वो भी आपको शो किया, ठीक है सर। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? मैं थोड़ा धीरे धीरे करवाया क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा गला काम नहीं कर रहा ठीक ठाक से, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं मुझे ये जरूर बताइएगा सर। यस सर और एक नोट ले दो, ये तो नोट था, ठीक है, और एक नोट दे दो, और नोट 2 बोल के जीएसटी रिलेटेड जो पॉइंट था इस पे जस्ट इतना लिख लो, सिंस जीएसटी लायबिलिटी has been paid before the due date, of filing return of income under section 139 subsection 1, so the same is deductible. That means सर हमारा नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग का टाइम होता है इंडिविजुअल के केस में जिसका ऑडिट नहीं होता है जुलाई 31 जुलाई, मैं रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में डिटेल्स में बोलूंगा आपको, तब ये सेक्शन 139 के बारे में भी डिटेल्स चर्चा होगा, और जो इनका ऑडिट होता है उनके केस में सितंबर, ठीक है। अब ये जो हमारे केस में ये जो बंदा था, इन्होंने ये जो जीएसटी अमाउंट 4,300 का जो जीएसटी अमाउंट था इनका 3,400 का, इनका जीएसटी अमाउंट जितना भी था सब कुछ ठीक था, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इन्होंने सही टाइम पे रिटर्न फाइल किया है। सर कैसे पता? सर क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला कि उन्होंने लेट रिटर्न फाइल की,
तो क्योंकि उनका रिटर्न फाइलिंग डेट वगैरह सब कुछ एज पर नॉर्मल रहा है, यही हमारा एजम्पशन रहेगा, बिकॉज कुछ गड़बड़ बोला है। तो फिर इन दैट केस जो जीएसटी अमाउंट भी पे किया ना, वो भी ड्यू डेट के अंदर कर दिया। तो जीएसटी अगर टाइम पे किया तो फिर जीएसटी जो अमाउंट पे किया उसको हम लोग आराम से अपना रेंट एंड रेट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो ये 36,000 के अंदर 3,400 इंक्लूडेड है, एंड ये एकदम डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इसको हाथ नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग के बाद कुछ पेमेंट होता, ठीक है, जीएसटी अमाउंट, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर 3,400 ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग के बाद होता, ठीक है, तो फिर वो अमाउंट यहाँ पर एडजस्ट नहीं होता, तब उसे हमें एड बैक करना। ठीक है, बाकी क्योंकि एज पर ड्यू डेट के अंदर हुआ है, तो 36,000 में अगर 3,400 का जीएसटी अमाउंट है तो ये एकदम डिडक्टेबल अमाउंट है, नो प्रॉब्लम। बस यही है जीएसटी और कुछ नहीं। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा समझ में आ गया ना, अब आपको मैं सिमिलर टाइप ऑफ और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग ना घर पे ट्राई करो। ठीक है, करना चाहिए। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है दिक्कत इसलिए आएगा क्योंकि ये तो कंप्लीट क्वेश्चंस है ना सर। अब ये क्वेश्चंस में जो प्रोविजंस था मैंने आपको क्लास में बोलते हुए करवाया, बट देयर मे बी सम क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस आने वाला है, जैसे आगे आगे सेक्शन 35, 36, 37, 38, 44 ई तक चलेगा। मैंने सारा सेक्शन से भी डिस्कस नहीं कर पाया आपके साथ, तो मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपके साथ क्या करूंगा सर, हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में आपके साथ छोटा छोटा क्वेश्चंस करें और प्रोविजंस कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे प्रोविजंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस खुद से ही कर सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपको प्रोविजंस पहले कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए देता हूँ, आप लोग उसको घर पे ट्राई करें ताकि आपको बीबी का थोड़ा सा आइडिया जरूर हो। ठीक है, ओके सर, आज का क्लास इतना ही है, फिर मैं कल की क्लास में आपके साथ बात करता हूँ। ठीक है, बाय सर। ओके सर। बस Last year